71 का 1971 का सानिया को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और आप देखें कि ये रिपीट है। वहाँ भी शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उसकी पार्टी को, अवामी लीग को 162 में से 160 सीटें मिली थी और उसको वादा किया गया था जी कि हम कन्वीन कर रहे हैं असेंबली का सेशन, लेकिन सेशन कन्वीन करने की बजाय उन्होंने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर अब ऑपरेट कर रहे हैं। तो 4-5 पोस्टें आप कर देते हैं 1971 और अपने आप को शेख मुजीब से मिला देते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद वही है जो हमेशा होता है, यानी आप अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं। आपका IMF का लेटर कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफॉल्ट हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा न खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए। ऐसा होगा नहीं आपके कहने से। PTI की क़यादत को मेरा यही मशवरा है, ईवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। मुल्क में मौसमी हीट वेव तो जारी है, लेकिन सियासी हीट वेव भी थमने का नाम नहीं ले रही। मुज़ाकरात के हवाले से डेडलॉक बरकरार है और सवाल यही किया जाता है तहरीक इंसाफ से, उनकी अपोजिशन की तरफ से, कि आया ये मुज़ाकरात आपने किससे करने हैं और इसके TORs क्या होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर रीसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो पहले भी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये जिक्र कर चुके हैं कि शेख मुजीब के साथ जो हुआ वही रिपीट होता दिखाई दे रहा है। और अब दोबारा से उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सबको पढ़नी चाहिए। और शेख मुजीब का उन्होंने कहा कि जब वो केस पढ़ते हैं तो उन वाक़यात में मुमासलत दिखाई देती है जो आज इस मुल्क में हो रहा है। अब ये उसी नौइयत का बयान है जो कि नवाज़ शरीफ साहब 2018 के इलेक्शन के बाद दे रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि शेख मुजीब गद्दार नहीं थे और उनको गद्दार डिक्लेयर किया गया। तो आया अब सवाल यही है कि क्या ये एक डेंजरस ट्रेंड है, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से रहनुमाओं ने भी कहा कि इस तरह की मिसालें देने का मकसद मुल्क को तोड़ने की बात करना है, या फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानिया तश्कील दिया जा रहा है कि CDA की तरफ से उनका सेक्रेटेरिएट गिराया जाता है, मज़ीद मुकदमे बनते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, और साथ साथ ये जो डेफेमेशन लॉ लाया जा रहा है ये भी इसीलिए कि कल को इसको हमारे ख़िलाफ़ वेपनाइज़ करना है। इसमें कितनी सदाकत है? और जो गद्दारी के सर्टिफिकेट अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की तारीख में पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ बांटे जाते हैं, इसमें इस दौर में इसको रिपीट करने से क्या कोई फ़ायदा हासिल होगा? और मुज़ाकरात को लेकर जो सीरियसनेस का इल्ज़ाम लगाती है तहरीक इंसाफ कि हुकूमत की सीरियसनेस नहीं है, ना इनके पास लेजिटिमेसी है मुज़ाकरात करने की, इसका हल कौन तलाश करेगा ताकि मुल्क के मसाइल मिल बैठ के हल किए जा सकें? इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा है। और रज़ा हारून साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अकील साहब, चूँकि आप हुकूमत में हैं तो आपसे आगाज़ कर लेते हैं। शेख मुजीब का तस्करा बहुत ज़्यादा हो चुका है तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में, और उनके एक्स चेयरमैन अब ये कह रहे हैं कि हर कोई हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को भी पढ़े। क्या एतराज़ है इस पर? अता तारड़ साहब ने भी ये बात की कि इन बयानात की मजम्मत करनी चाहिए। माजी में नवाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं कि शेख मुजीब को गद्दार बना के पेश किया गया, वो गद्दार नहीं है। यही बात अब तहरीक इंसाफ कर रही है, तो क्या गिला है इस पर? मुज़म्मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर सबसे पहली तो बात है कि 1971 की अगर ये बात करती है एक मखसूस सियासी जमात, और वो बार बार इससे मुताबिकत दे रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान साहब ने उस वक़्त ये किया, तो आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान तोड़ने की बातें तो आपकी जमात कर रही है। क्या शेख मुजीबुर रहमान ने 1956 में जो है अपनी जद्दोजहद नहीं शुरू की थी कि मैं पाकिस्तान से अलग होने की जो तहरीक चल रही थी? उसके अलावा अगर आप बात करें तो ये तो हुकूमत में पिछले 4 साल रहे हैं, इन्होंने तो सेम पेज भी इंजॉय किया है। उसके अलावा इन्होंने ऐसी एक अपनी दिखाई थी कि हमारी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हमारे तो सब तमाम तर मामला दुरुस्त हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान साहब की जहाँ पे बात की तो उन्होंने तो इलेक्शन में हुकूमत ना मिलने के बाद जो है ये तमाम तर चीज़ का आगाज़ किया। तो ये इस तरह कहना जो है ये सरासर नाइंसाफ़ी है और गलत है। और पाकिस्तानी कौम को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप सिर्फ ये कहते हैं कि अगर इमरान खान है तो पाकिस्तान है, अगर इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है।
तो आप एक हमारी जो नौजवान है कौम के और जो आने वाली नस्ल है उसको एक मुल्क तोड़ने का मैसेज दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अपने इंटरेस्ट को मुल्क के इंटरेस्ट से पहले रखो। आप ये बताना चाहते हैं कि आपका फर्द वाहिद का इंटरेस्ट या आपका सियासी छोटा इंटरेस्ट जो है वो मुल्क से बहुत आगे है। तो ये बहुत सरासर गलत बात है और बड़ा गलत मैसेज दिया जा रहा है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के पढ़ लिया जाए या उसको देखा जाए। मुजीबुर रहमान साहब ने जो मुल्क तोड़ने की बातें की थी उनकी कौन पुष्टपनाही कर रहा था? ये तो साहब ये आप अपने कायद नवाज शरीफ साहब के बयान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा वो गद्दार नहीं थे, आप कह रहे हैं गद्दार थे। देखें, मुल्क तोड़ने की जो भी बात करेगा, मैं तो हकीकत पसंद हूं और मैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको देखते हुए जो एक वाज़े एक फैक्चुअल पोजीशन है कि उस टाइम इंडिया ने और रॉ ने पुष्टपनाही की थी मुजीबुर रहमान साहब की और पाकिस्तान से अलहदगी हुई थी। चलें इस पे तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है ना उस पर क्लैरिटी ले लेते हैं। शुएब साहब, ये कुछ दिन पहले आपकी पार्टी के बहुत से रहनुमा मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अचानक से अब कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का ट्वीट किया जा रहा है। ये लोग यही कह रहे हैं कि ये 180 डिग्री का टर्न अचानक से क्यों लिया गया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि महमूद रहमान कमीशन पढ़ना कुछ जुर्म है। आपका हमीद रहमान कमीशन पे अमल दरामद हो जाता तो आज आपके यहाँ कोई मार्शल लॉ भी ना लगता, आज आपका मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता होता, आज आपके यहाँ आइन, कानून और जमहूरियत मुस्तहकम होती। मेरे भाई ने जो कुछ कहा है मुझे ये बताएं, फातिमा जिन्ना के साथ कौन खड़ा था? अगर शेख मुजीबुर रहमान 56 से ये कह रहे हैं गद्दार था, तो भाई मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ देने वालों में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट अगर था शेख मुजीबुर रहमान था। हम छोड़ें उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम रीजंस पे जाएंगे। और अयूब खान साहब ने उनके खिलाफ धांधली करवाई 65 के इलेक्शन में, जिसका जिक्र उमर अयूब साहब ने नहीं किया। देखें, आप अगर किसी के फैमिली मेंबर का रिश्तेदारी होने को आप जुर्म ना समझें, लेकिन फातिमा जिन्ना मोहतरमा हमारी मदर मिल्लत के खिलाफ के साथ चलने वाले को आज आप गद्दार नहीं कह सकते। दूसरी बात मुझे बताएं, उसने तो आखिर दिन तक यही कहा, आप अगर उसको इक़्तिदार दे देते, अगर आप उसको असम्बली का इजलास होने देते, अगर 162 सीटें उसने जीती, 81 सीटें जीती थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो इक़्तिदार तो उसका हक बनता था। अब नहीं दिया गया उसको, किन हालात में नहीं दिया गया, उसकी रीजंस जो दी हैं आपकी फेलियर की। देखें, तरक्की याफ्ता कौमें हमेशा माजी में की जाने वाली अपनी गलतियों से सबक सीख के आगे चलते हैं। अब जो महमूद रहमान के कमीशन का या उसके नतीजे में आज जो उसका नतीजा होता है वो ये है कि आप पाकिस्तान मुस्तहकम तब होगा जब आइन पे अमल दरामद होगा, कानून पे अमल दरामद होगा और जमहूरियत मुस्तहकम होगी। क्योंकि ये तीन चीजें हैं। ठीक है, आपने जमहूरियत को कमजोर किया, जमहूरियत का मतलब है अवाम के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका, आपने आइन और कानून तोड़ा, आपने अपने मुल्क के लोगों को जुल्म तशद्दुद किया, अपने मुल्क के लोगों को उठाना शुरू किया, उनकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की, निज़ाम इंसाफ आपने खराब कर दिया। तो इससे मुल्क टूटते भी हैं, इससे मुल्क कमजोर भी होते हैं, इससे खराबियां भी आती हैं। और आज क्या पोजीशन है? आज हम एक ही बात कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त तो एक सूबे की बात थी, आज पूरे पाकिस्तान में फेडरेशन की अलामत है पीटीआई। आप एक पार्टी को क्रश करने के लिए रिजेक्टेड लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिया, कहते हैं ज़राअत ठीक करेंगे, ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। गंदम स्कैंडल आपके सामने आ चुका, उनके कठपुतलियों को जिस तरह मुसल्लत किया गया था वो आपके सामने है। गंदम स्कैंडल के ऊपर तो नायब के पास कोई टाइम नहीं है कि उसको इन्वेस्ट। ठीक है शुएब साहब, पॉइंट आ गया आपका इस पे। दुबई लीक्स आपके सामने आ चुकी है, उनके पास कोई टाइम नहीं है। उनके पास अगर टाइम है तो चौथा केस तोशा खाना का इमरान खान के खिलाफ बनाए और पिछले साल 9 मई के मुकदमात आज शाम हम कुर्सी पे डाल दें। क्योंकि बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं विक्टिमाइजेशन से नुकसान पहुंचेगा फेडरेशन को। रजा हारून साहब, ये वही रिपोर्ट पढ़ने का कहा जा रहा है जो भुट्टो साहब के दौर में पब्लिक करने से इनकार किया गया था। आप क्या समझते हैं कि 90 की दहाई की पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो बेनज़ीर साहिबा पे भी ऐसे इल्ज़ाम लगे, उनको ट्रीजन पर अक्यूज़ किया गया और एटमी असासों पर ब्रीफिंग देने से मना किया गया। साथ साथ ये कि खालिस्तान के रहनुमाओं की लिस्ट फराहम करने का इल्ज़ाम लगा। आज अगर इसी तरह गद्दारी के इल्ज़ामात पीटीआई पे लगते हैं, वुड यू स्पीक अगेंस्ट इट? ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो भाई ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना
आम लोगों का काम और सियासतदानों का होना नहीं चाहिए। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जो हमारे मुल्क में, आपको याद है अयूब खान साहब ने तो मादरे मिलत तो गद्दार भी करार दे दिया था ना, तो लीफलेट भी शाया कर दिया था, तो उनके जिम्मे खाते तो बहुत सारी चीजें। यहाँ जो स्पेसिफिकली जिक्र हो रहा है, मुझे हैरानगी इस बात की है कि 1970 के इलेक्शन को किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया था। देयर वाज नो धांधली का क्वेश्चन इन 1970 का डिस्प्यूट। इलेक्शन को मानते हुए, उन रिजल्ट्स को मानते हुए एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, जिस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट जो है वो बहरहाल पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, जो कि सानियाए मशरकी पाकिस्तान भी कहलाता है। तो ये बात अपने जहन में क्लियर रखें कि वो इलेक्शन का। और दूसरी बात ये कि देखिए गद्दारी जो है ना, और शेख मुजीब इस्लाम का रेफरेंस, आप अगर महमूद रहमान साहब की कमीशन की रिपोर्ट पे पब्लिकली अवेलेबल है, तो हम लोग लीक्स की बात कर रहे हैं ना, जो लीक्स अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद 2002 में मुजम्मिल मुशर्रफ साहब जब बांग्लादेश गए थे तो पब्लिक अपॉलॉजी की ना उस चीज की। क्या ये सब सबको याद नहीं है? तो किसी कहीं ना कहीं उस चैप्टर को एंड करके अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। जब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आई थिंक इट्स जुलाई 2002 में बांग्लादेश जाते हैं, वहां जाके अपॉलॉजी करते हैं, पब्लिक अपॉलॉजी करते हैं, ये फैक्ट है ना। उसके बाद अब 2024 में यानी कि 22 साल बाद महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आ रही है, शेख मुजीबुर रहमान याद आ रहा है आपको। इसका मतलब है अपने आप को आप उससे कॉनोटेशन मिला रहे हैं ना, जो कि डेंजरस है। आप खुद उस फेयर में जा रहे हैं, आप खुद अपने आप को वहां ले जा रहे हैं कि अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। परसेप्शन आपके लिए ये पैदा होता चला जा रहा है कि आप गद्दार खेल के वो जो पब्लिक आपके साथ सिंपैथी है, सो कॉल्ड है, होगी भी, आप बहुत पॉपुलर भी होंगे, लेकिन उस पॉपुलैरिटी की टाइड पे इतना राइड ना करें कि वो रियासत और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो जाए। रजा साहब, कदा कलामी की माजरत वो कह ये रहे हैं कि अगर हम वही गलतियां रिपीट करते रहेंगे तो हिस्ट्री दोहरा देगी अपने आप को। उनका तो खदशा वो इजहार ही इस बात का कर रहे हैं। बताया ना कि मैंने तो आपको बताया ना कि उसमें इलेक्शन धांधली का तो तस्करा ही नहीं है। कहाँ है इलेक्शन धांधली का तस्करा? वो तो उसके बाद का महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो तो इलेक्शन के बाद की अट्रॉसिटी की बात करती है ना। तो इलेक्शन इनका तो सारा बुनियाद ये है कि हमारे फॉर्म 45 हो, जो कि ठीक भी हो सकती है, तो कोर्ट्स का मैटर है, इलेक्शन कमीशन का मैटर है, कोर्ट्स के अंदर तय होंगी ना। ये डेंजरस ट्रेंड है। हम खुदा के वास्ते ये तो अब ये बात कर रहे हैं ना, और उसकी बुनियाद क्या थी? सारी बांग्लादेश बनने की या ईस्ट पाकिस्तान की जो तहरीक चली, उसकी बुनियाद क्या थी? आप पैरिटी के असूल को नहीं कर रहे थे ना। आज दीगर छोटे सूबे क्या बात करते हैं? बिल्कुल, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बुनियाद थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। तो आज पंजाब के ऊपर फिर ये इल्जाम आता है ना, तो बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, बहुत डेंजरस गुफ्तगू है मुझे। इसके अंदर अगर हम घुस गए ना तो हम बहुत से लोगों को ऑन कर देंगे। बिल्कुल, और वो अगर ऑन हो गए और वो डिबेट अगर ऑन हो गई तो इनसे नहीं संभलेगी पीटीआई। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अकील साहब, ये अब इसका हल ये है कि मुकदमे बनाए जाएं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि मैं दुआ करता हूं कि बानी पीटीआई का अंजाम वही हो जो कि शेख मुजीब का हुआ था। अब ये तो अगर इस तरह के बयानात दिए जाएंगे और क्रॉस फायर होता रहेगा तो पॉलिटिकल टेम्परेचर किसने कम करना है? आप तो बढ़ा रहे हैं उसको। देखिए, राना साहब ने एक सियासी बात की और बात भी उन्होंने बजा की कि जो 1971 से मुताबिकत दे रहे हैं आज की सिचुएशन को, और जो चाहते हैं कि मुल्क को तोड़ा जाए, और माजरत के साथ अगर उनका अंजाम वैसा ही हो तो हर पाकिस्तानी चाहेगा कि उनका अंजाम भी वैसा ही हो। बात यह है कि इन्होंने ये अपना कोई सबक नहीं सीखा पिछले 4 सालों में। ये आइन और कानून की बालादस्ती का नारा तो बुलंद करते हैं, लेकिन अमलन तौर पे ये कुछ भी नहीं कर रही इनकी पार्टी। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कार्ड तो खेलते हैं, लेकिन वाकईतन जो असल हकायक हैं कौम के सामने वो नहीं रखती। ये कौम से 9 मई की माफ़ी नहीं मांगते। हम तो नहीं कहते कि हमसे माफ़ी मांगी जाए या किसी और एस्टैब्लिशमेंट से माफ़ी मांगी जाए। हम तो सिंपल, हमारा मुतालबा ये है कि हमारे TORs के मुताबिक आप कौम से माफ़ी मांगें। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं CBMs, वो हम करने के लिए अकील साहब, लेकिन यहाँ तक महदूद नहीं है ना, यहाँ तक महदूद नहीं है। पंजाब काबीना ने अब जुमे का जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर से बयानात देने, फिर गैर मुल्की अखबारात में आर्टिकल लिखने पे अब रियासत के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम पर हम मुकदमे दर्ज करेंगे। तो सिर्फ माफ़ी का मुतालबा तो नहीं है, वो विक्टिमाइजेशन की कंप्लेन करते हैं, आप मजीद मुकदमे कर देते हैं।
मुजम्मिल साहब, ये विक्टिमाइजेशन नहीं है। देखें, एक गैर मुल्की जरीदे को, गार्डियन को आप अंदर से एक आर्टिकल लिख के भेज रहे हैं, वो एज इट इज वो छाप रहा है, और ये पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? ये मुनाफी बातें हैं। पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है ये? नहीं, मैं नहीं समझता पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है। इसीलिए तो देखें ना, डेफेमेशन बिल 2024 भी आया है कि जिसका जो दिल करे, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी हकीकत को जाने, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स को मलूज़े खातिर ना रखते हुए, अगर आप जो मुंह में, दिल में, दिमाग में आएगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख देंगे या उस पे उसकी इशाअत कर देंगे, तो फिर इस चीज को तो देखें ना कब करना चाहिए। अब वो हकीकत से मुनाफी जो एक आर्टिकल उन्होंने भेजा, वहां पे लिखा, उन्होंने कहा ऑल दैट्स लेफ्ट विद देम इज टू मर्डर मी और टू किल मी। तो क्या हम पैगाम भेज रहे हैं? क्या उनको वो आरामो आसाइश से नहीं रह रहे? क्या वर्जिश की मशीन अंदर मौजूद नहीं है? क्या घर से खाने नहीं आ रहे? क्या एक दरबारी सेटअप नहीं बना हुआ वहां पे? वो जाते हैं उनके पार्टी के अरकान और वहां पे जाके मुलाकात भी करते हैं। और इतवार वाले दिन जब किसी को भी इजाजत नहीं होती, जेल इंतजामिया किसी को इजाजत नहीं देती कि वो जाके वहां से मुलाकात करे, तो SFIC की मीटिंग के बाद अली अमीन गंडापुर साहब मीडिया से बात करने के बाद अडयाला जेल गए, उनको बताया कि जी मेरी SFIC में यहाँ पे ये मुलाकात थी और ये बातें हुई। उसके बाद वज़रा से भी जो मुलाकात और बातें वो उनके सामने रखी। तो ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। अच्छा। मतलब जिस तरह ये आए थे 18 में, इनको रियलाइज करना चाहिए कि दे शुड लर्न देयर लेसन नाउ। और हम तो कहते हैं कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 होना चाहिए। सही। चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो बात हो रही है, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी हमें बात करनी चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जो बातचीत होनी है सियासतदानों से, वो पार्लियामान के अंदर होगी। सही, ठीक है, ठीक है। शुएब साहब, ये जिस तरह से राना साहब ने भी कहा, उसमें थोड़ी सी एक करेक्शन कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि शेख मुजीब के अंजाम से बचाए एक्स चेयरमैन PTI को अल्लाह, तो वो भी इस जानिब हिंट कर रहे हैं कि ये डेंजरस पाथ है जो आपने लिया। रजा हारून साहब भी यही कह रहे हैं कि ये खतरनाक बयानियां हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे भाई अकील साहब कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। पहले इनको कहो डेमोक्रेसी का मतलब तो सीख लो। जमहूरियत का मतलब जमहूर के फैसले को तस्लीम करना होता है। ये नहीं होता 17 सीटों वालों को उठा करके प्राइम मिनिस्टर बना दें, इलेक्शन हारने वाली बीबी को उठा करके चीफ मिनिस्टर बना दें। नवाज शरीफ जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा, शायद ऐसे ही बना होगा। मैं समझ रहा था कि वो बड़े लीडरशिप वाली क्वालिटीज उसमें होंगी, और मुझे मायूसी हुई जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर रहा था। मैंने समझा वो आते साथ पहला काम ये करेगा, वो कहेगा कि मुझे जाली तरीके से जिताया गया, मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले उस एक सीट के छोड़ने ना छोड़ने से फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन कम से कम उनकी एक अखलाकी तौर पर यह समझ आता कि वाकई उन्होंने जो झूठ का लबादा, जो जुब्बा पहना हुआ है, उसको वो उतार फेंकेंगे। इन लोगों की क्या बात आप करते हैं, जिन लोगों का ना किरदार है, जन जमहूरियत है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने इस मुल्क को निज़ाम इंसाफ पहले तबाह कर दिया है, मईशत तबाह कर दी है। इन्होंने जमहूरियत को ख़त्म कर दिया है। जमहूरियत एक ढकोसला और एक ड्रामा से रह गया है। तो अगर ये जमहूरियत है और इसको ये जमहूरी इस्तेहकाम की बात करते हैं या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर हम इससे इनके बगैर ही अच्छे हैं। बात यह है कि हम कोई खतरनाक बात नहीं कर रहे। कौमें तरक्की करती हैं अपनी गलतियों से सबक सीख के, जैसे मैंने पहले गुजारिश की। आज फेडरेशन को बचाएंगे जमहूरियत के इस्तेहकाम से, फेडरेशन को बचाएंगे पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती से, कानून की हुक्मरानी से, आजाद अदलिया से। आज अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा है तमाम 4 सूबों की हाई कोर्ट्स और 5वां इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और लोअर जुडिशरी ने ये लिख के दिया है कि जनाब हमारे निजाम इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और न सिर्फ रुकावट हैं बल्कि जब हम उनको इनकार करते हैं तो हमें लाइव थ्रेट्स मिलती हैं। ये मुल्क का निजाम आगे जाने की बजाय मजीद पीछे के लेके जा रहे हैं। इस तरीके से हमने तरक्की करनी है, इस तरीके से जमहूरियत आनी है, इस तरीके से मईशत बेहतर होगी। आप दुनिया के पिछले 1000 साल की तारीख उठा लें, कोई कौमें, कोई मुल्क या कोई मुआशरा आप मुझे तरक्की याफ्ता बता दें जहां निजाम इंसाफ दुरुस्त ना हो, जहां कानून ना हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर ना हो। सही। आपने इमरान खान के ऊपर, जो इस वक्त सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, पाकिस्तान छोड़ के वो नहीं भाग रहा, वो इसी मुल्क में रहता है। उसने कहा है मेरा मरना जीना इस मुल्क के लोगों के साथ है, और उसको जो इतनी बड़ी तादाद में वो इलेक्शन जीता है, आपने बल्ले का निशान छीना, आपने जुल्म किया, तशद्दुद किया, चादर दीवारी के पामाली की, हमारे लोगों के कागजात रिजेक्ट किया, सब कुछ के बावजूद वो इलेक्शन यहाँ से जीत गया। ठीक।
अब कौम एक तरफ खड़ी हो गई है तो पूरी कौम को आप गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, बजाय इस बात के कि आप उन लोगों को सिखाएं। आप कहें जी जरूर पढ़ें, अपने कमेंट से फिर दलील से साबित करें कि उनकी अगर कमीशन में कोई बात गलत है तो वो क्यों गलत है, और अगर दुरुस्त है तो हम। बिल्कुल ठीक है, शेर साहब पॉइंट आ गया इस पे आपका, इस पे पॉइंट आ गया। इस पे रजा अरुण साहब, ये डेडलॉक जो अब बन चुका है, एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है, फिर पीटीआई का सेक्रेटेरिएट जो है उसको सील कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है इस्लामाबाद में। अब पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले नहीं कर सकती इस डेडलॉक में, क्योंकि हम देख तो यही रहे हैं कि अब दो फरीक बन चुके हैं। एक का मुतालिबा ये है कि मेरा इलेक्शन चोरी हुआ है, और जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मुकदमे बनाए जा रहे हैं उससे भी मज़ीद कशीदगी में इजाफा हो रहा है। सियासी तौर पर नुकसान तो मुल्क का हो रहा है। आप फेडरेशन के नुमाइंदे भी हैं, इस वक्त सदर पाकिस्तान का मनसब भी आपके पास है, तो क्या हो सकता है इस पर फिर मज़ीद? बेहतरीन ये हल हो जाएगा जमील, आप ठीक कह रहे हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब ने अभी जॉइंट सेशन में भी इसी बात को रिएटरेट किया ना। उन्होंने कहा पोलराइजेशन हो गई है, मुल्क को नुकसान होगा। ये नुकसान यही है, फिर इस तरह के बयान आते हैं इसका सर और पैर कोई नहीं होता। 71 के बाद 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आपने गवर्नमेंट बना ली। एक कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना अवाम का अपनी रियासत के साथ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं आप 70 में जाएं, 69 में जाएं, मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ, आज के दौर में, आज जिस हालात में है, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का बहुत बड़ा रोल है और उस रोल को प्ले करेंगे। जरूरत इस बात की कि पीटीआई के अंदर ये मादा है जमहूरियत का। पीटीआई डायलॉग में यकीन रखती है। डायलॉग तो दुश्मनों से भी किए जाते हैं, डायलॉग तो अपने फरीक के साथ ही किए जाते हैं ना, जो आपके सामने खड़ा हुआ है। उसी अपने दोस्त से कौन डायलॉग करता है यार। तो ये डायलॉग के लिए तैयार हो, डायलॉग के TORs तय हो। और आज की मुलाकात जो हुई है, आप मुज़म्मिल टीवी देखिएगा, जो अली अमीन गंडापुर साहब आज मिले हैं जाकर। जी, उन्होंने कहा मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ नहीं, बेहतरीन, मतलब बगलगिरी हुई है ना। तो उन्होंने बाकायदा, मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम कोई लीडरशिप में इनकी। वो आदमी जो भी ऐसे बयान दे रहा था मैं इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगा, जब वो मिलता है, जब वो बात करता है तो मसले हल होते हैं ना। तो मिलना, बात करना, डायलॉग ही मसाइल का हल है। और देखें, बड़े बड़े हालात आए पार्टियों के ऊपर। पीपल्स पार्टी की क़यादत को फांसी हुई, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए उस वक्त ये नहीं कहा। बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई, पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा। जब हुआ और लोगों ने कहा पाकिस्तान ना कपे, तो आसिफ जरदारी साहब ने बोला नहीं, पाकिस्तान कपे। तो भाई पाकिस्तान कपे से आगे की बात करें। आप माजी में जाके जो चीजें करना चाह रहे हैं वो उस पे अब मेरे ख्याल में उस डिबेट में जाना। रजा साहब फिर भी देखिए ना, आप समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि पीटीआई में वो जमहूरियत का आंसर नहीं है, फिर भी आपने पहली ऑफर हुकूमत साजी की उनको ही की, नोइंग दिस। ऑफर नहीं है, उसको ऑफर की मैं समझता हूँ, क्योंकि इनका वकील साहब की पार्टी को अवॉइड कर दिया आपने। 80-90 सीटें हैं, तो 80-90 सीटें वालों को जब ये बहुत वो हो रहा था और यहाँ पे बाकायदा एक कोalition नहीं बन पा रही थी, तो ये कहा गया भाई आपको 80 सीटें, आप आगे बढ़े, गवर्नमेंट बनाए। और गवर्नमेंट बनाने के जो अलायंस करने आपने करें, हमसे बात करें, हमसे करें। लेकिन तो आउटराइट उस आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया ना। डेमोक्रेसी में नंबर्स पे तो उन्होंने बात ही नहीं की। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी ऑफर थी। ये जरूर था कि चूंकि आपका क्लेम है कि आपकी 80 सीटें हैं, तो आइए गवर्नमेंट बनाइए, बना के दिखाइए। लेकिन चूंकि किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है, ये तो किसी मामले पे भी सियासत करने को तैयार नहीं है। सियासी रवैयों पे इनका यकीन नहीं है, जमहूरी रवैये इनके नहीं है। लिहाजा आज जिस हाल में खड़े और आज देखे ना, वो बता रहा हूँ, वज़ीर आला KP जो है वो जाके मिल लिए वफाकी वज़ीर दाखिला से, बगलगिरी हुई है। तो 2-4 मुलाकातों में, बातों में यहाँ तक तो आ गए, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। अच्छा ठीक है, मुलाकातें होती रहें तो फिर आप समझते हैं बर्फ पिघल सकती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अकील साहब, ये CDA ने जो PTI का दफ्तर मसमार किया है, और बात ये अब हो रही है कि तजावुज़ात तो पूरे मुल्क के अंदर हैं। अगर आपने आगाज़ यहीं से करना है तो फिर इसके पीछे तो पॉलिटिकल मोटिवेशन है आपकी। नहीं, मैं नहीं समझता मुज़म्मिल साहब इसमें पॉलिटिकल कोई मोटिवेशन है। और वैसे ही अब मामला सब जुडिस है, मेरे ख्याल से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा चुके हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्शन केस था। शायद इसमें आज बेहतर बता सकते हैं कि क्या हेयरिंग में हुआ, ऑब्जेक्शन रिमूव हुआ, हेयरिंग के लिए रिज्यूम हुआ इनकी पिटिशन या नहीं हुई। वो तो क्योंकि मामला सब जुडिस है, इन्होंने ये तो एलेज तो यही कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। लेकिन इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है CDA की, वो बिल्डिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट की चलती है, और वो आए रोज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो चलाते हैं।
और उन्होंने इनको नोटिस दिए 2020 से लेके 21, 22, 23 ये नोटिस इनको मौसूल होते रहे। और उसके बाद अगर इन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की और ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि ये किसी और की जगह थी और हमें तो मिली अभी है तो हमें नोटिस नहीं है, तो वो कहते हैं ना कि मुश्तरी होशियार बाश जो अपनी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करके जगह लेते हैं, तो इनको चाहिए था कि जगह लेते। एंड हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि स्टेट लैंड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी वो तो एक फैक्चुअल पोजीशन है, और स्टेट लैंड के ऊपर जो इन्होंने इंक्रोचमेंट की थी वो तो सीडीए ने हटवाई और वो मिसमार की। बाकी जो नॉन कन्फॉर्मिंग यूज है इनकी बिल्डिंग का, उसके ऊपर वो सील कर गए और उसके चलें अब कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं ना। अगर अब मुज़ाकरात की जो पेशकश हो रही है, मुझे लगता है नून लीग के अंदर भी एक कन्फ्यूजन है। कुछ लोग सिवियरली क्रिटिसाइज करते हैं पीटीआई के जो सियासत का अंदाज़ है उसको, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये कन्फ्यूजन है या स्ट्रैटेजी है? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे दरवाजे अब भी खुले हुए हैं, 9 मई के वाक़यात को तो कौम माफ़ नहीं करेगी, लेकिन हम आपसे बात करने को तैयार हैं। आप अभी रिसेंटली कह रहे हैं कि इनसे बात नहीं हो सकती, किसकी बात माने फिर? देखिए मुजम्मिल साहब, बात सबसे हो सकती है, ये हमने कभी रूल आउट नहीं किया। सियासी लोग हैं, सियासी जमातें और सियासी लोगों की सियासी पार्टियों से ही और सियासी लीडरों से ही बातें होती हैं और सियासी जमातों से ही डिस्कशंस होती हैं। डायलॉग इज दी ओनली वे फॉरवर्ड, और डायलॉग होगा पार्लियामान के साथ। टीओएस डेफिनेटली उसके साथ तय हमें करने पड़ेंगे, हमारी तरफ से भी होंगे, इनकी तरफ से भी होंगे, और निगोशिएशंस करके हमें आगे चलना पड़ेगा। डायलॉग होगा तो देखें ना, जिस तरह अभी गंडापुर साहब आए, बातचीत हुई, थोड़ी बर्फ पिघली, कोई उन्होंने अपने सूबे के मुतालबात SIFC के मिड के प्लेटफॉर्म से भी आगे एपेक्स कमेटी के थ्रू रखे, और इसी तरह जब बात होगी तो होगा। हमारी कंफ्यूजन नहीं है, हमारी बड़ी क्लैरिटी है, हम सबके साथ बात करना चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं। वजीर आजम साहब का एक बड़ा क्लियर पैगाम था ऑन डे 1, उनकी मेडन स्पीच पे उन्होंने बात की, उन्होंने वाक़तन उन्होंने कहा जो पोलराइजेशन है इसको खत्म करना है, हमें आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान को दोबारा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको हमने दोबारा से एक बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो रिपोज किया उन्होंने। देखे हमारी गवर्नमेंट पे यही तो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, यहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, भीख नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और यही वो मेजर्स हैं जो हमारी एक फोर फ्रंट पे हम लोग फायर फाइटिंग कर रहे हैं और तमाम तरह इन चीजों को तरजीह बुनियादों पे लेके चल रहे हैं। हम इनको दावत दोबारा देते हैं कि भाई आप, हम तो, हमें अगर आप कोई अपने TORs बताते हैं, इतनी रिजिड TORs के साथ कोई भी काम नहीं करेगा, ये तो आई थिंक ना होने वाली है। TOR शेख मुजीब से शुरू हो रहे हैं। कहते हैं कि जी, मेरे ख्याल से वो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब से शुरू करे तो फिर तो शायद नहीं। वैसे उमर अयूब साहब ने ये सारी तारीख जो है ना, उमर अयूब साहब ने याया खान साहब से जिक्र शुरू किया इस तारीख का, वो एब्दो कवानीन भूल गए जो अयूब साहब लेके आए थे। शोएब साहब, अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि अब मुज़ाकरात की बात करनी है या एहतजाजी तहरीक चलानी है? एहतजाज का आप भी जिक्र कर चुके हैं, पिछली ईद से पहले आपने कहा था कि ईद के बाद तहरीक चलेगी, रऊफ हसन पे हमला होता है, मजीद मुकदमे बनते हैं। अब आप फिर इस हुकूमत की इस जो रिपीटेड इन्विटेशंस हैं आपको मुज़ाकरात करने के, इसको कब आंसर करेंगे इस कॉल को? देखिए, पहली बात तो यह है कि ना ये अपनी इस मुज़ाकरात वाली बात पे लॉयल हैं, ना इनमें सिंसियरिटी है, ना इनमें कोई भी लिहाज से इनमें कैपेसिटी है। पहली बात तो यह है कि अगर ये वाकई नेक नियत होते तो ये मुकदमों पे मुकदमे ना बनाने होते। मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अब 8 और मुकदमात में 9 मई को जनाब FIR में नाम डाल दिया गया, 1 साल बाद, 1 साल से ज्यादा अरसे बाद, जबकि ये एडमिटेड फैक्ट है कि वो अपने बेगम की सर्जरी के सिलसिले में 9 मई को कराची में थे, वो यहाँ थे भी नहीं पूरे पंजाब में, इस्लामाबाद में। अच्छा, तो 9 और मुकदमों में डाल दिया गया। और अगर इनकी, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, पिछले 3 महीने में 5 FIR मेरे खिलाफ इस्लामाबाद में कटी है, विदिन 3 मंथ्स ओनली। और जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये इन लोगों का सिर्फ एक ड्रामा है कि जाएं जी मुज़ाकरात करें। किस बात? राना साहब यही कह रहे हैं, बात कर लें, FIRs खत्म हो जाएंगी। यानी इसका मतलब है कि इन बेईमानों ने, इन डिसऑनेस्ट लोगों ने सिर्फ इसलिए FIR दर्ज की हुई हैं, कानून को इसलिए मिसयूज कर रहे हैं, निजाम इंसाफ को इसलिए इन्होंने तोड़ फोड़ किया हुआ है कि हम इनके साथ बैठ जाएं और इनकी शर्तों पे आ जाएं। भाई, हम कोई नवाज शरीफ तो है नहीं कि हम डील करें और मुल्क से बाहर भाग जाएं। हम इस मुल्क में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, हमने अपने मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं और आगे भी देंगे। अगर ये झूठी FIR काटते हैं, काटते चले जाएं, जेलों में डालते हैं, डालते चले जाएं, तब तक उसकी एक लिमिट होगी ना। आपने इस मुल्क में निजाम इंसाफ और कानून को अगर तमाशा बनाना है, बना दे। अगर आपकी नीयत है कि वाकई बनाएं जुडिशल कमीशन, कल से हम बैठते हैं इनके साथ,
पहले आप अपनी लेजिटिमेसी तो साबित करें कि आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं जिसके साथ हम बात कर सकें। आप इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं, आपको ना दुनिया मानती है, ना पाकिस्तान का कोई मीडिया आपको मानता है, ना हम आपको मानते हैं, ना कौम और अवाम आपको मानती है। आपके साथ किस मौजू पे बात करें? शोएब साहब, अगर इसको थोड़ा चेंज करते हैं ना शोएब साहब, अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया जाता है, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स? लेकिन जब आएगा उस वक्त देखेंगे। मगर बात यह है कि देखें ना, हम ये यानी खराना सनाउल्लाह की बात के बाद ये बात आती है जहन में कि आप हमें इलेजिटिमेट को लेजिटिमेट तस्लीम कर लें, हम आपके मुकदमे खत्म कर लेंगे। ये वो डील चाहते हैं। भाई इमरान खान डीलर तो है नहीं, वो तो लीडर है, वो लीड करेगा इस मुल्क और कौम को, लीड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका बयानिया आज पूरा पाकिस्तान उसको बाई कर रहा है। लेकिन अगर हमने डीलें करनी होती तो हमारे भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट में होते, हमारे भी दुबई में माल होते, हमारे भी स्विट्जरलैंड में पैसे पड़े होते। ठीक है, हम भी यही काम करते। भाई जब हमारी कोई कमजोरी नहीं, जब हम लोगों का कोई एक बंदे की कोई प्रॉपर्टी वहां नहीं निकली, आज नैब जो है वो तमाशा बना रहा है कि जो चौथा केस बनाएंगे इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का। इनको शर्म नहीं आती कि ये इदारे इसलिए बने हुए हैं, FIA हो, नैब हो, कि जनाब आप इमरान खान के खिलाफ मुकदमे बनाते चले जाओ। और उनको ये नहीं नजर आता गंदम स्कैंडल आया, गुजर गया, दुबई लीक्स आई, गुजर गई, यहाँ टेम्परिंग हुई, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो कुछ किया, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इनके मतलब जू तक नहीं रही। ये इदारे किस लिए? सिर्फ आपका और मेरा माल बटोरने और $18 बिलियन की मुफ्त मुराद खाने के लिए ये बैठे हुए हैं। यानी हमारे मुल्क में के गरीब आदमी के ऊपर इतना बड़ा बोझ इन इदारों का। अब तो हुकूमत हजारों असामियां खत्म कर रही है कफायत शारी के लिए, उसको तो अप्रिशिएट कर लें। देखें असामियां खाली, वो उसका क्या फायदा होगा? उसका नुकसान सिर्फ ये होगा कि गरीब आदमी को जो रोजगार मिल सकता है वो भी बंद हो जाएगा। अच्छा भाई आप रोजगार, चलें, ये भी नेगेटिव काम किया गवर्नमेंट ने। देखें जो पिछले साल किफायत कमेटी आई थी, किफायत शुमारी कमेटी, उसने सबसे पहले कहा था कि सिर्फ 22 वजारतें ने, इन्होंने शहबाज शरीफ ने जो बनाई थी नासिर सईद खोसा की सरबराही में शायद उन्होंने, और इन्होंने 87 वजीर मुशीर लगाए। इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ इन्होंने कर रखा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में हम रोज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, एक बंदे के पीछे 100-200 गाड़ियां होती हैं जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से और हमारे जेब काट के इनको हम मराहत देते हैं। चले, मतलब क्रक्स साहब की बात का ये है कि बातचीत तब होगी जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। रजा साहब, फाइनल टेक फ्रॉम यू। अब पंजाब काबीना के हवाले से भी चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब ने बात की, उन्होंने कहा अच्छा शेयर मिला तो हम हो सकता है काबीना का हिस्सा बन जाएं। तो ये अच्छा शेयर फिर कौन डिफाइन करेगा, कितना होगा ये? आई डोंट नो, मतलब ये तो लीडरशिप का काम है जो मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो इस पे बात कर रहे हैं। जब वो कोई बयान देंगे तो आई विल बी एबल टू कमेंट। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात की बात है और ख्वाहिशात की बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शोएब साहब कि इनकी मुज़ाकराती ख्वाहिश जो है सियासतदानों के साथ नहीं है। इनकी मुज़ाकराती ख्वाहिश है पावर्स टू बी से। वो कहते हैं ना कि क्लास है रूठे हुए बच्चों की क्लास, उसके परफेक्ट जो इनके कायदे पानी है वो भी रूठे हुए हैं। उनको जो रूठे हुए हैं वो अपने हेडमास्टर से रूठे हुए हैं कि भाई हमसे क्यों नाराज हो गए। तो इनके लिए तो एक शेर है कि अगर उनसे पूछ रहे हैं, अपने हेडमास्टर से, क्लास का मॉनिटर पूछ रहा है इनका बानी कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। अच्छा। तो ये है इनका कि अगर वो इनसे पूछ ले, राब्ता बहाल हो जाए, NRO भी हो जाए, सेटिंग हो जाए, ये सब खत्म हो जाएगी। ये कोई इनकलाबी तहरीक नहीं है, कोई रेवोल्यूशनरी बातें नहीं है, ये सब इधर उधर की बातें, कभी हाई ट्रीजन को लेकर आ जाना, कभी शेख मुजीबुर रहमान को, कभी हमूद रहमान को, ये सब बेकार बातें। अच्छा, लेकिन इंस्टेबिलिटी तो है ना रजा साहब, कोई ऐसा रास्ता बने के बाद बन जाए हमारी, बस और कुछ नहीं। इंस्टेबिलिटी तो इससे क्रिएट हो रही है ना रजा साहब फिर भी। तो ये सोचना चाहिए ना इनको। अगर ये अपने आप को पॉपुलर कहते हैं मुजम्मिल, अगर ये अपने आप को पॉपुलर कहते हैं, अगर ये अपने को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, अगर चले हम सब डेमोक्रेटिक है और ये डेमोक्रेटिक है, तो यार स्टेबिलिटी के साथ मुज़ाकरात करो ना। मुज़ाकरात करके फेल कर दो, मुज़ाकरात की टेबल पे आप सबको गिरा दो, लिटा दो सबको। आपके पास तो बड़े अच्छे जस्टिफिकेशन है, लॉजिकल कंक्लूजन है, बैठे टेबल पे सबको गिरा दें। मतलब टेबल पर बैठ के ये मसला सॉल्व हो सकता है। वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, अकील मलिक साहब, रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कंसेंसस इसी बात पर लगता है कि अगर सीरियसनेस दिखाई जाए मुज़ाकरात के बारे में, तो बैठकर अगर इन मामलात को हल कर लिया जाए तो ना सिर्फ फेडरेशन का फ़ायदा है बल्कि आवाम रिलीफ चाहिए वो भी मिलने की उम्मीद हो सकती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।